नमस्कार दोस्तों, आज हम NTA नेट अर्थात UGC नेट पॉलिटिकल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ को देखेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किसने किया था? तो एंजल्स ने किया था। अगला प्रश्न, जर्मन सामाजिक लोकतंत्र की विशेषता क्या थी? तो इसका उत्तर डी है, मजदूरी के लौह नियम का आविष्कार। अगला प्रश्न है, फेबियन समाजवाद की स्थापना किसके शिष्यों द्वारा की गई थी? तो टॉमस डेविडसन के शिष्यों द्वारा। फेबियन समाजवाद का मूल मंत्र था, पहला ऑप्शन है धैर्य मानवीय सद्गुण है, बी उपयुक्त क्षण के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए, उपयुक्त समय धैर्य रखने पर ही आता है, और डी उपयुक्त समय की प्राप्ति हेतु धैर्य आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन बी सही होगा कि उपयुक्त क्षण के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, फेबियनवाद ने किस क्षेत्र में समाज जन्य मूल्यों की पहचान की? ऑप्शन ए भूमि, बी उद्योग, सी केवल बी, और डी है ए और बी दोनों। तो इसका उत्तर हो जाएगा भूमि और उद्योग दोनों। अगला प्रश्न है, कौन सी समाजवादी धारणा मानती है कि उत्पादन के साधनों पर समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए? तो समष्टिवादी। फेबियनवाद और प्रेरित समष्टिवाद मुख्यतः किस वर्ग का आंदोलन था? तो मध्यम वर्गीय वर्ग का आंदोलन था। अगला प्रश्न है, मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का आधार कौन सा सिद्धांत है? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। मार्क्स ने द्वंद्ववाद का विचार किस विद्वान से ग्रहण किया था? तो हीगल से उन्होंने ग्रहण किया था द्वंद्ववाद का विचार। अगला प्रश्न है, मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए संसार को समझना, बी मानव जीवन की भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन करना, सी ए और बी दोनों। तो इसका उत्तर ए और बी दोनों है, संसार को समझना और मानव जीवन की भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन करना। अगला प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार मार्क्स किसे मानता है? तो शोषण को मानते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से सिद्धांत मार्क्स द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं? तो ये सभी हो जाएगा द्वंद्वात्मक भौतिक सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, नारीवाद आंदोलन का मूल आधार क्या था? तो समानता लाना था। अगला प्रश्न है, स्त्रियों को कानूनी, राजनीतिक और शैक्षिक क्षेत्रों में समानता की मांग किस आंदोलन द्वारा की गई? तो नारीवाद आंदोलन के द्वारा। स्त्री मताधिकार पर बल किस विद्वान द्वारा दिया गया? मिल के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, नारीवादी आंदोलन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए स्त्रियों को शिक्षित करना, बी स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना, सी स्त्रियों को पुरुषों के समान पूर्ण समानता के स्तर पर लाना, डी स्त्रियों में योग्यता का विकास करना। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, नारीवादी धारणा निम्नलिखित में से किस विचार का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वे विचार जो स्त्रियों के अधिकारों के पक्ष में चलाए गए आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, स्त्रियों को कानूनी, राजनीतिक और शैक्षिक क्षेत्रों में समानता की मांग की सिफारिश किस विद्वान ने की? ऑप्शन ए मिल, बी मार्क्स, मैरी वाल्सनक्राफ्ट और डी चार्लोट बंच। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मैरी वाल्सनक्राफ्ट। अगला प्रश्न है, जे.एस. मिल ने स्त्री पुरुष संबंध का आधार किसे माना? तो मैत्री को उन्होंने माना था। मार्क्सवाद के प्रवर्तक ने श्रम विभाजन का स्रोत किसे स्वीकार किया? तो परिवार को उन्होंने श्रम विभाजन का स्रोत स्वीकार किया है। नारीवाद की विशेषता कौन सी नहीं है? स्त्रियों को कम अधिकार और कम अवसर प्रदान करना, ये नारीवाद की विशेषता नहीं है। जबकि इसकी विशेषता है पितृ प्रधानता का विरोध करना, परिवार नामक संस्था का विरोध करना क्योंकि महिलाओं का शोषण होता था, स्त्रियों की आर्थिक स्वनिर्भरता, व खुद पर निर्भर हो सकें स्त्रियां, ये सब विशेषता थी नारीवाद की।
अगला प्रश्न है, नारीवाद की धाराओं में क्या सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए उदारवादी धारा, बी समाजवादी स्त्रीवाद, सी अमूल परिवर्तनवादी धारा और डी समर्थ उदारवादी धारा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नारीवाद की उदारवादी धारा के समर्थक हैं थॉमसन, ऑप्शन बी जूलियट विचल, सी जे.एस. मिल। जे.एस. मिल इसके समर्थक हैं। अगला प्रश्न, कौन सी नारीवादी धारा उन संस्थाओं को नष्ट करने के पक्ष में है जो स्त्रियों की अधीनता के लिए उत्तरदायी है? तो समाजवादी धारा। समाजवादी स्त्रीवाद स्त्रियों की अधीन स्थिति के लिए किसे उत्तरदायी मानते हैं? तो पूंजीवादी व्यवस्था को यह उत्तरदायी मानते हैं। समाजवादी स्त्रीवाद के समर्थक कौन नहीं है? तो इसके समर्थक हो गए थॉमसन, ऑगस्ट बेबल, विलियम थॉमस, जबकि मार्गरेट फुलर इसके समर्थक नहीं है समाजवादी स्त्रीवाद के। अगला प्रश्न है, समाजवादी स्त्रीवाद किस प्रकार की विवाह व्यवस्था का विरोध करती है? तो एक पति और एक पत्नी विवाह का विरोध करती है, जबकि यह समर्थन एक पति बहुपत्नी विवाह का समर्थन करती है, बहुपति एक पत्नी विवाह का भी समर्थन करती है। नारीवादी आंदोलन का क्रांतिकारी रूप कौन सी धारा को माना जाता है? तो अमूल परिवर्तनवादी को। अगला प्रश्न है, स्त्रियों के लिए स्वायत्त बस्तियां बसाने का सुझाव कौन सी नारीवादी धारा में दिया गया है? उदारवादी, समाजवादी, तो अमूल परिवर्तनवादी में इसका यह धारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास निधि महिलाओं हेतु किस क्षेत्र में कार्य नहीं करती है पूछ रहा है। तो स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रोत्साहन करना, यह कार्य नहीं करती, जबकि यह कार्य करती है शासन, नेतृत्व और निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, महिलाओं के मानवाधिकारों को बढ़ावा देना, महिलाओं को आर्थिक क्षमता को मजबूत करना। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नविदा को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने कब स्वीकृति दी? तो दिसंबर 1966 को। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया? तो 1973 को। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो ट्रिब्यून। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो ट्रिब्यून के नाम से जाना जाता है। महिला समानता के लिए किस दशक को महिला दशक मानने की घोषणा की गई? तो इस ऑप्शन सी सही है, 1975 से 1985। महिला वर्ष के कार्यक्रमों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित नहीं था? तो महिलाओं को द्वितीय श्रेणी का नागरिक समझना चाहिए, ये नहीं था, जबकि इसमें सम्मिलित किया गया था सामाजिक अन्याय समाप्त होना चाहिए, यानी कि शोषण समाप्त होना चाहिए, देश और समाज के निर्माण में महिलाओं की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा मिलनी चाहिए। अगला प्रश्न है, महिलावादी प्रश्नविदा पर अब तक कितने देश हस्ताक्षर कर चुके हैं? तो 166 देश। महिला प्रश्नविदा में प्रस्तावना सहित कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 30 अनुच्छेद हैं। प्रथम विश्व महिला सम्मेलन 1975 में किस देश में आयोजित किया गया था? तो मैक्सिको में। द्वितीय विश्व महिला सम्मेलन 1980 में कहाँ आयोजित हुआ? तो कोपेनहेगन में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित अब तक का सबसे बड़ा मानव अधिकार सम्मेलन कब संपन्न हुआ? तो 25 जून 1993 को। 25 जून 1993 को संपन्न हुए मानव अधिकार सम्मेलन में लगभग कितने देशों ने भाग लिया था? तो 170 देशों ने भाग लिया था, 170। सभी पशुओं के साथ समान व्यवहार पर बल किस परिस्थितिवादी विद्वान ने दिया? तो पीटर सिंगर ने दिया था।
सभी पशुओं के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। स्तनपायी पशुओं को अधिकार देने की वकालत किस विद्वान ने की थी? तो रीगन ने की थी। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकीवादी मुख्य रूप से किस प्रकार के जीवन की कल्पना करते हैं? तो स्वावलंबी जीवन की। पारिस्थितिकीवाद से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा है? तो ग्रीन आंदोलन है। प्रकृति से समीपता बनाए रखने पर बल किस विद्वान ने दिया था? मोरिस ने दिया था। जंगल को उसकी स्वयं की उपयोगिता के लिए बनाए रखने पर बल निम्नलिखित में से किसने दिया? जॉन मयूर। जनसंख्या की वृद्धि रेखा गणितीय होगी और खाद्य पदार्थ का उत्पादन अंक गणितीय होगा, यह कथन थॉमस माल्थस का है। कौन सा पर्यावरण दुर्घटना मानवीय कृत का परिणाम नहीं है? ऑप्शन 4 है यहाँ पर। भूकंप, बाढ़, अकाल, वाहन दुर्घटना। तो वाहन दुर्घटना मानवीय कृत का परिणाम नहीं है। किसने कहा पारिस्थितिकी संबंध कमजोर होते जा रहे हैं और अगर मनुष्य ने प्रकृति के साथ संबंधों को मजबूत नहीं किया तो यह मनुष्य के भविष्य के लिए आत्मघाती होगा? तो रेचल कार्सन ने कहा था यह कथन। डॉब्सन ने पारिस्थितिकीवाद का दृष्टिकोण किसे माना है? अधिकतमवाद, अल्पतमवाद, यानी दोनों को माना है। ए और बी दोनों सही है यहाँ पर। कौन सा विचारधारा मनुष्य और उसके पर्यावरण के मध्य संबंध को राजनीतिक दृष्टि से देखने का प्रयास करती है? तो पारिस्थितिकीवाद। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी पुस्तक है? E.F. शूमेकर की यह पुस्तक है। अनेक संस्कृतियों का साथ होते हुए भी अपना अलग अस्तित्व रखना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, बहुसंस्कृतिवाद। अगला प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है, बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत समूह की पहचान का परंपरागत साधन कौन सा है? तो धर्म, समाज की मान्यताएं, ये सभी इसकी परंपरागत साधन है। तो ये सभी पॉलिटिकल साइंस की यूजीसी नेट से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे। तो यहाँ पर समाप्त होते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।